हेलो एंड फ़खर रागले टू ऑल ऑफ़ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे 2 बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो ये कि इंडिया से वहाँ के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब कह रहे हैं कि इंडिया अ ग्रोथ इंजन फॉर वर्ल्ड। क्या हो रहा है इस हवाले से हम बात करेंगे। और वो भी ये भी बता रहे हैं कि हमने अपनी जो ग्रोथ है बाकी चीज़ें उसको मेंटेन रखने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन इससे भी ज़्यादा एक बड़ी खबर जो है वो क्योंकि अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के लिए मैटर ऑफ कंसर्न रहता है, इस हवाले से भी उनके जो ताल्लुकात है इंडिया के साथ उसमें काफ़ी बेहतरी आई है। और अभी रिसेंटली तेहरान में जो रिप्रेजेंटेटिव अफ़गान गवर्नमेंट है, इमारत इस्लामी की, उनकी इंडियन एम्बेसडर से मुलाकात हुई है तेहरान में, जो मेरे ख़्याल में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और ये भी खबरें आ रही है कि अब न्यू दिल्ली में उनको अपनी एम्बेसी दोबारा खोलने की भी शायद जो इंडियन गवर्नमेंट है वो अलाउ करने वाली है। क्या हो रहा है? और इस दौरान ही जिस वक़्त हम ये बात कर रहे हैं तो तोरखम बॉर्डर 11 दिनों से बंद है और वहाँ पे वक़्तन-फ़वक़्तन पाकिस्तानी फ़ोर्सेस एंड अफ़गान तालिबान के दरमियान क्लैशेस जारी हैं। गुज़िश्ता रात भी एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है और काफ़ी देर तक ये सिलसिला जारी रहा। ये हो क्या रहा है इस हवाले से आज बात करेंगे। बात करने के लिए हमें जॉइन करें हमारे दोस्त, हमारे भाई, सीनियर एनालिस्ट फ्रॉम इंडिया डॉक्टर अभिषेक मिश्रा साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। Thank you. Thank you, Fagar bhai. Thanks for having me. डॉक्टर साहब, थोड़ा-सा स्टार्ट करते हैं। अफ़गानिस्तान पे तो आऊँगा, वो हमारे लिए बड़ा एक हॉट इश्यू है पाकिस्तान के लिए मैं कहूँगा। और यकीनन इंडिया ने अपना फ़ोकस रखा हुआ है, अपने हिसाब से वो दुनिया के साथ चलेगा। हमें देखकर नहीं चलेगा बिल्कुल। ये उनका राइट है, एक सॉवरेन मुल्क है। लेकिन अब थोड़ा-सा प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के हवाले से बात करते हैं कि जो कह रहे हैं कि इंडिया अ ग्रोथ इंजन फॉर वर्ल्ड। इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंडस्ट्रियल बेस है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बड़ी पॉपुलेशन है। क्या चीज़ें वो ये करना चाहते हैं? और एक खबर मैंने इसके हवाले से और भी पढ़ी कि मतलब हमें थोड़ा-सा चाइना के ऊपर फ़ोकस करके उससे देखना चाहिए, जो उन्होंने अपना इंडस्ट्रियल बेस और ये सारी चीज़ें बनाई और दुनिया को बहुत कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्या हो क्या रहा है इंडिया में? देखिए, जब आप ये कहते हैं ना फ़खर भाई, सबसे पहले तो थैंक्स फॉर हैविंग मी। आपको और आपके सभी दर्शकों को बख़ैर थैंक यू। रागले और आपको मक़ाम बख़ैर। थैंक यू वेरी मच। देखिए, फ़खर भाई, जब आप ये बोलते हैं ना कि आपकी कंट्री ये ग्रोथ इंजन है फॉर द वर्ल्ड। एक तो ये होता है कि हम खुद ग्रो कर रहे हैं, बाहर वाले हमसे कोई इम्पैक्टेड नहीं होंगे, कोई किसी भी तरीके का अफ़ेक्ट उनकी इकोनॉमी पे नहीं होगा। दूसरा, आप ये कहते हो कि इफ आई ग्रो, यू ग्रो। तो ये वाली बात इंडिया कह रहा है कि हमारा ग्रोथ इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब ये जो है ना, ये वर्ल्ड को ग्रो करेगा। इसका मतलब है कि इंडिया का जो प्रोडक्शन होगा, वो प्रोडक्शन आपके दूसरे कंट्रीज में जो इन्फ्लेशन है या जो उनकी डिमांड फॉर सच गुड्स है, उसको इम्पैक्ट करेगा। इंडिया में अगर कंजम्पशन हो रही है तो दूसरी कंट्रीज में जो प्रोडक्शन हो रही है उसकी डिमांड को भी वो इम्पैक्ट करेगा। सो दैट मीन्स कि इंडिया विल बी अफेक्टिंग द इकोनॉमिक आउटकम ऑफ द वर्ल्ड। ये वो कहना चाह रहे। तो हमारी इकोनॉमी इतनी इंटीग्रेटेड हो चुकी है दुनिया वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ कि जैसे चाइना है, चाइना की इकोनॉमी इतनी इंटीग्रेटेड है दुनिया के साथ कि चाइना एक समय पूरी दुनिया की फैक्ट्री था। मतलब लोग कोई भी देश हो, वो दुनिया यूरोपियन कंट्रीज हो, भारत हो, पाकिस्तान हो और अमेरिका हो, ये सारे अपने जो अनफिनिश्ड गुड्स, अरे सॉरी, फिनिश्ड गुड्स होते थे, वो चाइना से मंगवाते थे। भाई, हमारे यहाँ होली दीपावली के जो पूजा के लिए जो हमारे यहाँ विग्रह मंगवाए जाते थे, वो भी यहाँ तक कि चाइना में बन रहे थे। आप ये सोच लीजिए, हालत ये थी। तो चाइना दुनिया का वो था, क्या नाम है, फैक्ट्री। उसी तरीके से हम जो हैं वो दुनिया के ग्रोथ के हब हैं, क्योंकि हमारी ग्रोथ से क्या होगा, हम कंजम्पशन भी करेंगे तो वर्ल्ड गुड्स को कंज्यूम करेंगे, और दूसरी की जो हमारे जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज है वो बाहर जाएंगे, वो दुनिया को पैक करेंगे। तो यही मोदी जी का वो है कि इंडिया विल रिमेन द शाइनिंग स्पॉट वर्ल्ड में, क्योंकि बहुत सारी इकोनॉमी सैचुरेट कर गई हैं। उनके पास इतना कैलिबर नहीं है कि वो दुनिया को एक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट और कर सकें बिकॉज ऑफ द सैचुरेशन। या तो उन्होंने अपने इंडस्ट्रियल जो आउटपुट है उसको वो अपने मैक्स आउट कर चुकी हैं, अब उसके आगे कोई संभावना नहीं है। तो ऐसी इकोनॉमीज वर्ल्ड में जो है कभी भी इकोनॉमिक जो एक्टिविटी है उसको ऊपर नहीं उठा सकती।
मगर इंडिया के पास बहुत एपेटाइट है, इंडिया के पास एनर्जी की एपेटाइट है, हमें बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए तो आपको ऑयल चाहिए होगा, गैस चाहिए होगा, आपको हर तरीके की एनर्जी के सोर्स चाहिए होंगे। और एनर्जी चाहिए तो कहीं चाहिए क्यों, एनर्जी चाहिए तो इसका मतलब है कि आपकी फैक्ट्री चल रही है, इसका मतलब है कि आपका आईटी सेक्टर चल रहा है, इसका मतलब है कि आपके यहाँ पे जनरेटर चल रहे हैं, एग्रीकल्चर के लिए जो पावर चाहिए वो सब चल रहा है। तो बॉटम लाइन ये है कि हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो उसको देखते हुए बिल्कुल उनका जो ये स्टेटमेंट है कि इंडिया जो है वो सिर्फ अपनी ग्रोथ नहीं कर रहा है, बल्कि इंडिया की ग्रोथ से दुनिया की इकोनॉमी ग्रो करेगी, दुनिया में प्रोस्पेरिटी आएगा, इंडिया दुनिया को पैसे कमा के देगा। दैट्स व्हाट ही इज ट्राइंग टू से, एंड आई थिंक दैट इज अ केस आल्सो। अच्छा डॉक्टर साहब, इस दौरान मैं एक खबर पढ़ रहा था कि जी बुलेट ट्रेन शुरू हो रही है। हमारा टॉपिक नहीं है ये, लेकिन क्योंकि ये भी एक ग्रोथ का, इकोनॉमी का एक हिस्सा होता है। हम दुनिया में सुनते हैं, आप में यूरोप में हम देखते हैं कि जी बुलेट ट्रेन वहाँ पे चल रही होती है, अमेरिका में है, चाइना में है। लेकिन इस रीजन में शायद अब इंडिया वो होगा जो ये चीज़ शुरू कर रहा है। तो मतलब मैं इसलिए नहीं ये टॉपिक मैंने दिया, मैंने इसके ऊपर वैसे एक सोलो शो भी किया था, बट ये कि मैंने ये बात की थी कि हमारे यहाँ इस वक्त भी एवरेज जो ट्रेन स्पीड है वो 80 टू 100 किलोमीटर पर आवर है पाकिस्तान में। और हमने अपने रेल नेटवर्क को एक्सपेंड ही नहीं किया। तो इंडिया को क्या लगता है कि मतलब इकोनॉमी के लिए रेलवे नेटवर्क, आपकी सी पोर्ट्स, आपकी ड्राई पोर्ट्स, आपका रोड नेटवर्क, मतलब जितना एक्सपेंड करते जाएँगे, वो अपना इतना हिस्सा डालता रहेगा, या बस वैसे ही वो कर रहे होते हैं, कहते हैं नहीं यार हमें भी बस बुलेट ट्रेन चलानी है। नहीं, देखिए कनेक्टिविटी तो बज़वर्ड है इकोनॉमिक्स का। यदि आप मान लीजिए इंडिया के नॉर्थ में कुछ बना रहे हैं और साउथ में भेजना है, या साउथ में बना रहे हैं और नॉर्थ में भेज रहा है, या आप अगर सेंटर में बना रहे हैं, कोस्टल सिटीज में भेजना है, तो यू नीड फ्राइट कॉरिडोर। हमारे यहाँ तो स्पेशलिस्ट फ्राइट कॉरिडोर है, जहां से कि सिर्फ मालवाहक जो माल मतलब समझते हैं आप ना, वो माल गाड़ी और ये सब बिल्कुल, जाती है, और कोई गुड्स ट्रेन। हाँ, तो वो गुड्स ट्रेन जो होती है वो और कोई उस रूट को यूज ही नहीं कर सकता। स्पेशल फ्लाइट कॉरिडोर्स बने हुए हैं। उसी तरीके से जो वाटरवेज है, हम जो है भारत सागर माला पे प्रधानमंत्री जी बार बार जोर दे रहे हैं कि जो हमारा ओशन है तीन साइड से, बिकॉज इंडिया एक पेनिनसुलर रीजन है, तीन साइड से हम घिरे हुए हैं समुद्र से, उसका भी उपयोग हमें करना है अपने अपने गुड्स एंड ट्रेड्स को बढ़ाने के लिए, सर्विसेज को बढ़ाने के लिए। तो बिल्कुल देखिए, एक अच्छी कनेक्टिविटी, अच्छा रेल नेटवर्क, अच्छा रोड नेटवर्क, यही तो देश को बनाता है। मैं सुन रहा था कभी नितिन गडकरी साहब को, तो नितिन गडकरी जी ने कहा कि वो अमेरिका गए थे, तो अमेरिका में एक जगह ये लिखा था कि अमेरिका इज नॉट ग्रेट बिकॉज इट्स ग्रेट, इट्स रोड्स आर ग्रेट। अमेरिका बिकेम या अमेरिका बिकेम ग्रेट बिकॉज ऑफ इट रोड्स। समझ रहे हैं ना, क्योंकि उनकी ओके। कनेक्टिविटी की वजह से अमेरिका में आपकी इकोनॉमिक जो एक्टिविटी है बढ़ जाती है ना। तो इस वजह से मैं तो इसको बहुत इंपॉर्टेंस देता हूं कि आपका पर कैपिटा जो ये रेलवे लाइन है वो कितना ज्यादा किलोमीटर पे है, उन रेलवे लाइन की क्या आपकी यूटिलिटी है, उसमें फ्राइट कितना ज्यादा है। बिकॉज देखिए, जो प्रॉफिट है वो फ्राइट कॉरिडोर से आता है। ये जो पैसेंजर कैरिंग ट्रेन होती हैं या कैरेजेस होते हैं, ये दे आर नॉट प्रॉफिट मेकिंग, ये तो गवर्नमेंट चलाती है फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, कि वो एक जगह से दूसरी जगह से चले आए। इसमें तो अगर ब्रेक इवन भी हो जाए, या मतलब है कि जो जो लग रहा है उतना वापस आ जाए, वो भी गवर्नमेंट्स के लिए बहुत होता है। दूसरी चीज आपने बात की हाई स्पीड रेल नेटवर्क की। देखिए, मैं अभी कहीं पढ़ रहा था कि चाइना ने दुनिया को इम्प्रेस करने के लिए बिल्कुल। रातों रात बड़ी बड़ी सिटियां खड़ी कर ली हैं। रातों रात उनके ऐसे ऐसे जगह है जहाँ पे हाई स्पीड ट्रेन चलता है, और हालत ये और अब होती है कि फास्टेस्ट ट्रेन भी बना ली दुनिया की। कल परसों मैं उस खबर को पढ़ रहा था कि अभी मतलब स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन वो कह रहे हैं कि दुनिया की फास्टेस्ट ट्रेन भी हम शुरू करने वाले हैं। हाँ, वो कर लेंगे, लेकिन दिक्कत ये है ना, वो इकोनॉमी के लिए नहीं किए। देखिए, जब क्या हाई स्पीड रेल नेटवर्क जो खासकर ये जिसको आप बुलेट ट्रेन कह रहे हैं, ये बुलेट ट्रेन का इकोनॉमी में कोई बहुत ज्यादा एज सच कंट्रीब्यूशन नहीं होता। ये मालवाहक नहीं होती, तो पैसेंजर होती हैं ट्रेन। तो ठीक है, चार पांच होनी चाहिए। मैं देख रहा था कि चाइना में इतना ज्यादा उन्होंने बना दिया है ये क्या नाम है, हाँ, बुलेट ट्रेन, कि कई ऐसे रूट हैं वहां पे पैसेंजर ही नहीं होते, बट वो चल रही हैं गाड़ियां। और उन्होंने हुँ। बताया कि अगर चाइना में ऐसे 10 रूट हैं जहां पे कि हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क है, जिसमें कि बुलेट ट्रेन चलती हैं, उसमें से सिर्फ बीजिंग टू शंघाई वाला जो रोड है, और वो तो मैंने ट्रेवल किया है,
बीजिंग टू शंघाई वाला जो रोड है, ओनली दैट इज अ प्रॉफिट मेकिंग वेंचर बाय द चाइनीज गवर्नमेंट। बाकी सब तो वो उनके लॉस मेकिंग है। देखिए चाइना की इकोनॉमी का क्या है ना, चाइना इज वन ऑफ द मोस्ट लकीस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड कि उसका बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो हमेशा दूसरी कंट्रियों के फेवर में नहीं रहा है, वो उसके फेवर में रहा है, क्योंकि वो बिल्कुल, एक एक्सपोर्टिंग कंट्री, वो दुनिया का फैक्ट्री बन गया था भाई। तो आपको चाइना से खरीदना, चाइना आपसे कुछ खरीदता ही नहीं है, या जो बिल्कुल, खरीदता है वो उसकी जो प्रोपोर्शनलिटी है वो बहुत कम है। तो अब ये उसकी वजह से क्या हुआ, चाइना के पास इतना ज्यादा बेतहाशा पैसा आ गया क्योंकि वो प्रोडक्शन कर रहे थे, और उसकी वजह से वो उनके पास मतलब समझ लीजिए अंबार लग गए डॉलर के। अब उनको पता ही नहीं था कि इसको हम कैसे कंजम्पशन में ग्रो करें, तो उन्होंने फिर वर्ल्ड कनेक्टिविटी जो वन बेल्ट वन रोड OBOR शुरू किया, फिर उन्होंने ये सिल्क रोड इनिशिएटिव शुरू किया, फिर अपने यहाँ पे कई सिटियां रातों रात बना दी, पर उन सिटीज में कोई रहता ही नहीं है। तो पॉइंट ये कि दे गॉट कैश ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जो उन्होंने दुनिया के लिए सामान बनाना शुरू किया, उससे उनको हार्ड कैश मिल गया। बट अब जब धीरे धीरे ये रिकैलिब्रेट हो रहा है ना वर्ल्ड इकोनॉमी, जहां पे कि और भी दुनिया जो है, दुनिया कोरोना के बाद से समझ गए कि एक कंट्री के ऊपर ओवर डिपेंडेंस किसी भी हद तक ठीक नहीं हो सकती है। तो नाउ दे आर रिकैलिब्रेटिंग कि भैया थोड़ा थोड़ा हर जगह बांटो, कि हमारा गुड्स आधा वियतनाम में बन जाए, आधा इंडिया में बन जाए, आधा ये जो है चाइना में बन जाए, कुछ बांग्लादेश में बन जाए, इस तरीके से ही ठीक है, या पाकिस्तान में बन जाए। बट ये तरीका नहीं है कि सिर्फ चाइना को ही दे दो। तो उसके बाद चाइना की इकोनॉमी कैसे सरवाइव करेगी, ये देखने वाला होगा कि क्या अगर इंडस्ट्रियल गुड्स का जो सेंटर है वो चाइना से हटता है, देन व्हाट इज द ऑप्शन चाइना हैज। तो ये क्या उनका अपना इंटरनल कंजम्पशन इतना होगा कि उनकी इकोनॉमी उसके उसके बेसिस पे सरवाइव कर जाएगी? लगता नहीं है, बिल्कुल। क्योंकि रिचनेस जो है वो ना, देखिए जब आपकी जो रिचनेस है, स्टेट रिच हो जाए पर लोग रिच ना हो, हाँ, तो क्या होता है ना कि वो पैसा सरकार के पास तो होता है, लोगों के पास नहीं होता है, तो इकोनॉमी नहीं चलती है। बिल्कुल। और सरकार जब पैसा अपना खर्च करती है, जैसे अब रातों रात शहर बना दिया, रातों रात 10-15 बुलेट ट्रेन की रूट बना दी, उनसे पैसे नहीं आ रहे। तो पॉइंट ये हुँ, कि चाइना, अब ये मुझे नहीं पता बिकॉज आई हैव नॉट रेड मेनी रिपोर्ट्स ऑन चाइना, वो IMF ही बताएगा या वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, कि हाउ मच प्रॉस्पेरिटी हैज परकोलेटेड डाउन। और चूंकि हुँ, उनका जो इंडस्ट्री है वो फ्री मार्केट नहीं है, उनकी जो इकोनॉमी का बिल्कुल। प्रिंसिपल है वो फ्री मार्केट नहीं है, उसकी वजह से लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं है, लोग बिजनेस नहीं करते। अब जैसे जैकमा, हाँ, हु वाज अ फाउंडर ऑफ alibaba.com, आज या कहाँ है कोई जानता ही नहीं है। The man has simply vanished from the scene of international business community. एक भाई is a very big name, जैक मा, बिल्कुल, बिल्कुल। अलीबाबा वाले। तो अब इसलिए चाइनीज इकोनॉमी कितनी सस्टेनेबल होगी मैं नहीं बता सकता, बट ये चीज तो मैं जानता हूं कि ये गवर्नमेंट लेड इनिशिएटिव है। ये जो प्रोड्यूस करते हैं इसका हुँ, कंज्यूमर आउटसाइड है, इसका कंज्यूमर इनसाइड नहीं है। और इनसाइड नहीं होने की वजह से जब तक ये इंटरनल कंजम्पशन को नहीं बढ़ाएंगे, आप खाली एक्सटर्नल कंजम्पशन के बल पे आप अपनी इकोनॉमी को परपेचुअली जो है वो अलोफ्ट नहीं रख सकते हैं। बिकॉज कि कल को किसी और, जैसे हुआ कोरोना के बाद सारी कंट्रियों में डिमांड बंद हो गई, चाइना की इकोनॉमी पे फर्क पड़ गया। तो बिल्कुल। दैट विल बी समथिंग टू ऑब्जर्व कि चाइना से कैसे फाइट करेगा। कुछ ना कुछ पॉलिसी होगी भी चाइना के पास, पर फिलहाल तो वो अच्छी कंडीशन में है, लेकिन उनका इकोनॉमिक जो है वो अभी डाउन ट्रॉन में है, वो उतना अच्छा कर नहीं रहा है जितना भारत का कर रहा है। और भारत इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो, जो है मैं पढ़ रहा था कि जो डॉलर के रेट पे जो है वो 10% की ग्रोथ से, और रियल वैल्यू के रेट से वो जो है 7-8% के टर्म से अगले 10 साल ग्रो करेगा। इस स्पीड से अगर इंडिया ग्रो करता है तो आप ये प्रोजेक्टेड है कि 10 साल के अंदर भारत $10 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी। जी। ज़बरदस्त और बहुत बड़ी बात है ये, अगर भारत अचीव कर लेता है। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा-सा फ़ॉरेन पॉलिसी की तरफ आते हैं। अफ़गानिस्तान अनफ़ॉर्च्युनेटली जंगज़दा मुल्क रहा, बहुत अमेरिका 2 दफ़ा वहाँ पे आया, 79 में सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़, और फिर 2001 में उन्हीं लोगों के ख़िलाफ़ जिनको उन्होंने मुजाहिदीन बनाया था, लेकिन ख़ैर उस पे बात नहीं कर रहे। उसकी इम्पोर्टेंस इस रीजन के अंदर है। ये ईरान को भी पता है, पाकिस्तान को भी पता है, और हिंदुस्तान, चीन, रशिया ये सब भी जानते हैं। अच्छा सर, मुझे एक बात बताइए कि उनके साथ
बड़े अच्छे मरासिम बन रहे हैं। अफ़गानिस्तान के साथ पहले भी ताल्लुकात है, लेकिन तालिबान आने के बाद थोड़ा-सा जैसे गाड़ी रुक गई थी हिंदुस्तान की, अब दोबारा से हो रहे हैं। एक तो ये बताइएगा कि ट्रम्प ने उनको कहा है कि जी आपके पास जो हमारा वेपन है आप हमें वापस कर दें। एक इस पे थोड़ा-सा अपना कमेंट दीजिएगा और सेकंडली जो आप लोगों के ताल्लुकात आगे बढ़ रहे हैं और हमारे खराब हो रहे हैं, इस पे ज़रा कहते हैं ना रोशनी डाल दें आप। नहीं भैया, अफगानिस्तान हमारा हमारी हजारों साल की जो कल्चर रहा है उसका पार्ट है भाई। हमारी गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है। गवर्नमेंट आएंगे, अच्छा होगा, कभी बुरा होगा। हमारा बिल्कुल। गवर्नमेंटल रिलेशनशिप नहीं है, हमारा लोगों के साथ रिलेशनशिप है भाई। अफगानीज आर पार्ट ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। हमारी सिविलाइजेशन उनके बिना अधूरी है। हम लोगों से कनेक्टेड हैं। वी आर पीपल बेस्ड रिलेशनशिप, वी आर नॉट गवर्नमेंटल बेस्ड कि वो गवर्नमेंट हमारी फेवर की आ जाएगी तो हमारा काम होगा। नहीं भाई, हमारे वहां के जो लोग हैं वो हमारे दिलों में बसते हैं, हम उनके दिलों में बसते हैं। वो हमारे भाई हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं। और भारत जो करता है वो उनके लोगों के लिए करता है, अफगानी लोगों के लिए करता है। हमें नहीं चाहिए कि गवर्नमेंट वहां पे हमारी बात माने। ये हमारा फॉरेन पॉलिसी का पर्सपेक्टिव ही नहीं है। वी आर सिविलाइजेशनल, इनटू अ सिविलाइजेशनल रिलेशनशिप। गवर्नमेंट ऊपर नीचे चलता रहेगा, कभी मोदी जी अच्छे करेंगे, कभी वहां तालिबान आ जाएगा, कभी वहां पे गनी साहब आ जाएंगे। बट कभी वहां पे वो जो मैं उनका नाम बोल, यूसुफ जई, क्या नाम, नहीं वो तो आपका हामिद कारज़ई। हामिद कारजाई साहब हैं। हामिद कारजाई साहब इंडिया में आते तो लगता ही नहीं अफगानी है। ही से मैं इंडिया का बेटा हूं, मैंने यही पढ़ाई लिखाई की है यार, आप मुझे कैसे अलग कर दोगे इंडिया से? हमें भी यही लगता है कि यार हामिद करजाई मींस इंडियन। तो आप अभी क्रिकेट में देखे, वो पाकिस्तान में जाकर के जब अफगानिस्तान जीती तो अफगानियों ने इंडियन और उसके ज्वाइंट फ्लैग्स लहरा दिए। भाई वी आर नॉट पॉलिटिकल रिलेशनशिप। पॉलिटिकल रिलेशनशिप एक एस्पेक्ट हो सकता है। हमारे सिविलाइजेशनल, कल्चरल, लिंगुअल, सिनेमा, सोशल, हम उनकी सोसाइटी को समझते हैं, वो हमारी सोसाइटी को समझते हैं। हम उनके सेंसिटिविटीज को समझते हैं, वो हमारी सेंसिटिविटीज को समझते हैं। और हमारा जो रिश्ता रहा है सदियों से रहा है। तो इसमें पाकिस्तान तो ये आ गया भाई, पाकिस्तान तो कोई चीज ही नहीं थी। पाकिस्तान इज आई एम सो सॉरी टू से, बट पाकिस्तान तो त्रासदी है हमारे और अफगानियों के बीच में, हमारे और जो सिविलाइजेशनल है। अदरवाइज हम लोग और फल फूल रहे होते। आप समझ रहे हैं ना, क्योंकि जब यहाँ से और ये हजारों साल का है। तो पाकिस्तान को गवर्नमेंट चाहिए, हमें लोग चाहिए। पाकिस्तान को वहां पे एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी चाहिए, हमें वहां का कल्चर चाहिए, वहां का सोशल वो चाहिए। हम चाहते हैं हमारे वहां के भाई बहन जो हैं वो अच्छे स्कूलों में जाएं, अच्छे हॉस्पिटल में जाएं, अच्छे रोड पे चलें, अच्छी प्रॉस्पेरिटी में जाएं। हमें हामिद करजई साहब से हमें अपनापन लगता है, हमें अशरफ गनी साहब से अपनापन लगता है, अब्दुल्ला साहब से अपनापन लगता है, हमें जो अमरुल्लाह साले साहब है उनसे अपनापन लगता है। तो ये पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान का तो एक ही चीज है ना कि वो हमारा वो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है। वो हमारा एक क्या है, वो डेप्थ है, स्ट्रेटेजिक डेप्थ की हमारा लड़ाई होगा तो हम अफगानिस्तान में घुस के इंडिया को मार सकते हैं, ये वाला ऑप्शन है उनका। वो इसके आगे देख ही नहीं पा रहे, वो समझ ही नहीं रहे उनके सिविलाइजेशनल एस्पेक्ट को। भाई वो अफगानिस्तान इज नॉट मियरली अ पॉलिटिकल लैंड। वो लोग हजारों साल से अफगानी हैं, प्राउड अफगानी हैं। और वो अब कैसे कहें, शेरशाह सूरी भारत में भी राज किया था, और महाराजा रंजीत सिंह ने कुवैत, अरे क्या नाम है, काबुल पे राज किया था। हाँ। हम लोग एक दूसरे के रहे हैं भाई। अब आप तो क्या ही कहें, हम हो गए हैं तो चलिए। बट बट वी आर वन अब पीपल, अफगानीज आर दरमियान में पार्ट हम ऑफ ही इंडियन बैठे हैं। सिविलाइजेशन। डॉक्टर साहब दरमियान में हम ही बैठे हैं ना। नहीं, इसके बगैर तो आप हम नहीं तो जो जा रियलिटी है उसको मान रहे बाबा। पर हम कह रहे कि हमारा और अफगानिस्तान के रिलेशनशिप का सिर्फ पॉलिटिकल अगर एनालिसिस किया जाएगा, पॉलिटिकल उससे देखा जाएगा, वो ठीक नहीं है। हम सही। हजारों साल से, हमारी महाभारत की युद्ध नहीं कंप्लीट हो सकती जब तक धृतराष्ट्र की वाइफ जो है वो गांधार से नहीं आएंगी। शिखंडी, वो जो मेन कैरेक्टर थे शकुनी, वो भी गांधार से आए थे। उसके बाद महात्मा बुद्ध की वहां मूर्तियां हैं। उसके बाद भाई वहां पे हमारा जो है जिसे कह लीजिए एक ट्रेड रूट रहा हुआ है। तो आई मीन वी आर, मैंने आपको कहा पख्ता जो आपका आपकी जो ट्राइब का नाम है बिल्कुल। पख्तून, वो ऋग्वेद से आपने लिया हुआ है। अदरवाइज आपको अपना पश्तून और पठान चेंज करना पड़ेगा। इट कम्स फ्रॉम ऋग्वेद। तो पॉइंट ये है कि आप कैसे हमसे अफगानिस्तान को अलग करेंगे भाई? आप ठीक, आप तालिबान से अच्छे संबंध बना लीजिए पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के नाम पे, बट जी। हमारा और अफगानियों का संबंध भाई भाई का है, रहेगा। और इसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। हम उनके लिए, हम अगर ग्रो करेंगे, बड़े भाई के प्लेट में अगर एक रोटी आएगी, हमारा पेट काट के भी आधी रोटी, कुछ रोटी का हिस्सा हम अपने भाइयों को भी देंगे, ताकि हम हुँ। सब साथ में ग्रो करें।
ठीक है ना? एंड अफगानिस आर पार्ट ऑफ दैट दैट अंडरस्टैंडिंग। जी। अच्छा, ट्रम्प जो कह रहे हैं कि हमें अपना वेपन वापस कर दो, और कहते हैं मुझे बहुत बुरा लगता है कि मैं जब उनके हाथों में वो वेपन देखता हूँ जो हम अमेरिका छोड़ के गए हैं, ये वो। हालाँकि कल उन्होंने फिर एक परेड करवाई है अफ़गानिस्तान की हुकूमत ने, और उसकी शायद फुटेजेस आपने भी देखी हो। वो कह रहे हैं कि भई ये माल गनीमत हमें मिला था, ये अमेरिका अगर ये कहता है तो हम उनके ऊपर एक वो लगा देंगे, पता नहीं कोई कानूनी चाराजोई करेंगे उनके खिलाफ, कोई मतलब एक्शन लेंगे हुँ। कि भई वो हमें इतने पैसे दे दे जितना अरसा उन्होंने यहाँ अफ़गानिस्तान में गुज़ारा, और यहाँ पे मतलब जितनी डिस्ट्रक्शन उन्होंने की है, तो उसके पैसे हमें दे दे। अगर ये असला आप हमसे माँगेंगे, तो ये क्या ट्रम्प को क्या पड़ी है इतनी इस मतलब वेपन की कि वो ये माँग रहे हैं, और वो ये भी साथ कहते हैं कि हम अरब पे पता नहीं कितने मिलियन डॉलर्स भी दे रहे हैं इनको, अफ़गानियों को। हाँ, उनका ये आर्गुमेंट है, मैंने सुना उन्होंने कहा कि हम वहाँ लड़े भी और हमने करीबन पता नहीं कितने बिलियन डॉलर दिए, वहाँ पे गवर्नमेंट बनवाई और ये तो पैसा हमारा था, ये वो करके या वो कहते वो बाइडेन से नाराज़ है कि आप जब निकले तो आपने अपना सारा वो देखिए, ही इज़ अ बिज़नेसमैन, तो उनके लिए तो वो गुड्स हैं, उनके लिए वो 7-8 गुड्स हैं। अरब डॉलर का वेपन तो है, ये तो कन्फर्म है। हाँ, नहीं वो तो हमको भी पता है, सबको पता है और हाँ, बड़े अच्छे-अच्छे वेपन है भई, ऐसे-वैसे नहीं बहुत है। अच्छे वेपन है, बहुत महँगे वेपन है। हाँ, तो वो तो आपके लिए एक सरदर्द है, ख़ैर ये मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूँ। बट वो मेरे ख़्याल से ये एक नेगोशिएशन टैक्टिक्स हो सकती है कि बागराम में हम आ रहे हैं और आप ये वेपन रख लो। ऐसे तो देखिए वेपन तो जा चुका है। अब एक नेगोशिएशन का पॉइंट ये हो सकता है कि हम कहें ये वेपन हमारे हैं। हुँ, अब ये जो गवर्नमेंट है तालिबान की, इनके पास इतने पैसे नहीं है कि इस तरीके की चीज़ों को खरीद सके नहीं और ना खरीद अमेरिका सकते, इसको बिल्कुल। सैंक्शन करेगा कि हम बेचेंगे तुम्हें। अगर मान लीजिए उनके पास पैसा हो भी, तो आई डोंट थिंक कि अमेरिका की जो डिफेंस परचेज कमेटी है वो इस तरीके के हेवी इक्विपमेंट्स को कभी तालिबान को बेचेगी, बिकॉज़ तालिबान टेक्निकली विल नॉट कम इनटू फ्रेंडली कंसर्न। जैसे आपको एक मेजर नेटो अलाई का दर्जा मिला हुआ है, आई डोंट थिंक दे विल एवर ग्रांट इट टू द अफगानीज या तालिबान। अफगान को शायद दे हुँ, भी दें, तालिबान को शायद वो कभी या ना दें। तो उसको देखते हुए मेरे ख्याल से ये उनकी टैक्टिक्स है। उन्होंने 3 बेट एक साथ फेंकी है। एक कि हम आ रहे हैं वापस बागराम लेने। हाँ, ये बिल्कुल। उन तो बेट नंबर 1, हम बागराम लेने आ रहे हैं। किस कैपेसिटी में आ रहे हैं? कौन बुला रहा है? बागराम तो अफ़गानिस्तान में है, उनकी सॉवरेनिटी है, वो आपको बुलाएँगे नहीं। आप कैसे ले लेंगे? आप हैं कौन? वो ना सही। बेच रहे हैं, ना लीज़ पे दे रहे हैं। तो आपको परमिशन तो चाहिए। आप तालिबान को माने ना माने, वो डी फैक्टो गवर्नमेंट है आज की डेट में। बिल्कुल है। ठीक है ना? उनके पास पावर है भई, अब आपके हमारे आप उनको रिकॉग्नाइज़ नहीं कर सकते, पर हाँ, डील तो बिल्कुल, वो उनको ही अलग करनी है। कहानी है, वो एक अलग चीज़ है। वो मतलब मैं कह रहा हूँ कि आप उनको रिकॉग्नाइज़ ना करें, लेकिन डील उन्हीं से करनी है। ठीक है ना? तो बिल्कुल। आपको अगर बागराम चाहिए तो उन्होंने फिर ये सोचा छोड़ दिया है कि भैया हमारे हथियार दो। अब तालिबान की सारी जुगत होगी, नहीं तालिबान ये हमारा है, ये हमारा है। तो उसमें एक एक ये चिप आएगा नेगोशिएशन का कि ठीक है आप ये वेपन रख लें, उसके बदले में बागराम में हमें दे दें और कुछ पैसा हम और दे देते हैं। तो वेपन भी उसी कॉस्ट में जुड़ जाएगा। अभी वो वेपन किसी कॉस्ट में नहीं जुड़ेगा, तो कल को वो कहेंगे ठीक है आप वेपन रख लीजिए। उसकी असेसमेंट वैल्यू मान लीजिए $1 बिलियन है, तो हम हुँ, आपको $1.5 बिलियन देने वाले थे। $1 बिलियन का आपका ये वेपन हो गया। आप हमसे $500 मिलियन और ले लीजिए। बागराम पे हमारा एक 10 साल का, 20 साल का जो भी है लीज़ आप रिकॉग्नाइज़ कीजिए। द मेन थिंग इज़ दैट ही वांट्स टू टेक ओवर बागराम, बिकॉज़ समहाउ उनके किसी स्ट्रैटेजिस्ट ने बताया है कि ये बहुत क्रूशियल है चाइना को कंट्रोल में रखने के लिए या रशिया को कंट्रोल में रखने। ईरान को भी कंट्रोल में रखने के लिए। हाँ, ईरान के लिए उन्होंने इज़राइल को दे रखा है। देखिए, मुझे ये लगता है ना, वो रशिया पे भी एक कंट्रोल चाहते हैं। देखिए, ऐसा हुँ, है कि यूक्रेन में उनका ये आर्गुमेंट है कि हमने यूक्रेन को जो वो पैसे दिए हैं लड़ने के लिए, वो पैसे कोई खैरात नहीं थे। हमें अब वो पैसा वापस चाहिए। ठीक है? हुँ, बिल्कुल। तो अब यू 250 बिलियन डॉलर है गालिबन, 200 से 300 अरब डॉलर है। हाँ, तो अब वो कह रहे हैं कि वो वापस कैसे करोगे? तो उन्होंने कहा उसका तरीका हम बताते हैं। उन्होंने कहा कि तुम्हारे यहाँ जितने मिनरल्स हैं, उसको अमेरिकन कंपनी को दे दो, उसको हम जो फ़ायदा कमाएँगे जब वो 250-300 ट्रिलियन बिलियन डॉलर जो भी है, वो हो जाएगा, उसके बाद हम आपको दे देंगे। ये पहला डील होगा। और जब अमेरिकन्स वहाँ पे आके बिज़नेस कर रहे होंगे, तो रशियंस जो है वो कोई नॉनसेंसिकल काम नहीं करेंगे। हम वहाँ पे रहेंगे बिज़नेस पार्टी के रूप में, चूँकि हम नॉन आर्म्ड से उसमें रहेंगे, तो एक हमें आपको आपकी सिक्योरिटी को गारंटी हो जाएगा, यूक्रेन को वो ये कह रहे हैं। तो मेरे ख्याल से कुछ और भी इनकी ये डील होगी कि अगर हम वहाँ जा रहे हैं, यूक्रेन में अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो हम अफ़गानिस्तान वाला रीजन ऐसे तो नहीं छोड़ सकते, बिकॉज़ हम नेटो को भी उन्हें खुश करना होगा, कि नेटो ये कह रहा है कि अगर आप अगर छोड़ देते हो ये चीज़, तो हाउ डू वी कीप अ चेक ऑन रशिया? तो उनको फिर ये आ रहा है कि अफ़गानिस्तान वाला रूट ले लो,
ये बागराम वाला रूट ले लो, वो चाइना तो वो मेरे ख्याल से एक हॉग वॉश है, आई वॉश है। मेन है कि यहाँ से हम रशिया के ऊपर कंट्रोल रखेंगे, हमें एक वहां पे वेपन बेस चाहिए, और ये रशिया को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम ये वॉर आपके लिए खत्म करवा के दे रहे हैं, हम जेलेंस्की के ऊपर सारे का सारा जो है वो प्रेशर अप्लाई करवा रहे हैं। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, अफ़गान एम्बेसडर तो ख़ैर नहीं है कोई, क्योंकि किसी कंट्री ने रिकॉग्नाइज़ नहीं किया, लेकिन लाज़मी बात है उनके फ़ॉरेन ऑफ़िस के ही लोग हैं, जिनकी मुलाकात हुई है इंडियन एम्बेसडर से तेहरान में। अब मतलब तेहरान का अपना एक रोल है दुनिया के पॉलिटिक्स में, और अफ़गानिस्तान और इंडिया का तेहरान में मिलना कितनी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि हम बहुत अरसे से सुन रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि जी ट्रेड रूट यहाँ से बना लें, यहाँ से अपनी इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट्स करें चाबहार के ज़रिए और ये सारा कुछ। क्योंकि जब 1-2 महीने पहले मुलाकात हुई थी मिस्री साहब की आमिर खान मुत्तकी साहब से, तो उस वक़्त भी उन्होंने कहा कि आप जी चाबहार पोर्ट का यूज़ करें, कारोबार अपना इस तरफ लेके आए, ये सारा कुछ करें। तो क्या चीज़ें देखने को मिल रही है? और दूसरा जो वो कह रहे हैं कि जी अपनी एम्बेसी को दोबारा ऑपरेशनल करें न्यू दिल्ली में। हाँ, तो देखिए, इंडियन एम्बेसी अनलाइक पाकिस्तान के अगर जो एलिगेशन है उनको हटा दें, कि पाकिस्तान का एलिगेशन है कि हम वहाँ से पाकिस्तानियों के अगेंस्ट में टेरर करवाते हैं, हुँ, और हम उस समय की गवर्नमेंट को पैसा देते थे, और एनडीएफ और इंडियन एम्बेसी मिलकर के पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज रखती थी पॉलिटिकली, और थ्रू दी नॉन स्टेट एक्टर्स का फोर्स, ठीक है ना? अब तो ऐसा नहीं, अब तो वहाँ हक्कानी नेटवर्क जो कि तालिबान का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसमें बैठा हुआ है। तो ये वाला आर्गुमेंट तो सारा का सारा खत्म हो जाता है। अब पॉइंट ये है, अफगानिस्तान ये कह रहा है कि उनके आपके साथ तो रिश्ते ठीक होने से रहे और ना होंगे, क्योंकि उसका रीजन ये सिविलाइजेशनल मिसअंडरस्टैंडिंग है। जैसे हम पाकिस्तान को देखते हैं वैसे ही वो पाकिस्तान को देखते हैं। वो आदी हैं भारत के साथ अपने बॉर्डर के, और हम आदी हैं अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर देखने के। अब उन दोनों के बीच में आप आए हैं। अब अनफॉर्चुनेटली आपने ऐसे रिश्ते किए नहीं, क्योंकि आपने उनको अपना जो है कॉलोनी बनाने की कोशिश करी, या जो भी आपका मिसअंडरस्टैंडिंग रहा हो, और कोई बिजनेस एक्टिविटी आपने नहीं की, कोई इकोनॉमिक कोऑपरेशन या इकोनॉमिक विजन आपका था नहीं। तो वो ये कह रहे हैं कि यार हम इंडिया आता था तो कम से कम अगर भारत वहां था तो उनको तो पता है ना कि भारत ने वहां क्या किया है। तो भारत ने वहां पे यूनिवर्सिटी बनाई है, रोड बनाए हैं, उनका पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाई है, सलमा डैम जो था जिसका बाद में नाम भारत अफगानिस्तान फ्रेंडशिप डैम रख दिया गया, वो सब इंडिया ने डेवलप किया है। वहां पे स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल में भारत का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, रोड नेटवर्क में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। दे नीड ट्रेन्ड पीपल, दे नीड इंडियन साइंस, इंडियन जो ये कंपनियां होती थी कंस्ट्रक्शन के लिए और उसके लिए, बिकॉज देखिए वो आ चुके हैं सत्ता में। अब सारा समय तो वो खाली लॉ तो नहीं इन्फोर्स करेंगे ना, लोगों के पेट में उनको खाना भी डालना है। बिल्कुल। तो उनको इकोनॉमिक एक्टिविटीज तो चाहिए। तो ये जो चाबहार पे मीटिंग हुई, वो कह रहे हैं चाबहार से आप ट्रेड बढ़ाओ, क्योंकि वहां से अगर ट्रेड बढ़ता है तो इनको भी फायदा होगा ना। क्या नाम है, उनके भी जो गुड्स आएंगे वो आएंगे इंडिया में, जो उनका ड्राई फ्रूट्स है या दूसरी और चीजें हैं हुँ, वो इंडिया में आ सकती हैं। उसके बाद उसके बदले में इंडियन गुड्स, अगर मान लीजिए पैसे का ट्रांजैक्शन नहीं हो, कम से कम बार्टर तो हो सकता है ना, कि भाई ड्राई बिल्कुल, फ्रूट ले लो, उसके बदले में हम यहाँ से कुछ और दे रहे हैं, या फिर और भी चीजें हो सकती है। एग्ज़ैक्टली। ट्रेड और बिजनेस के लिए तो कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है। तो चाबहार को वो जो ईरान में मिले हैं वो यही कह रहे हैं कि चाबहार से कनेक्ट हो, और इंडिया का किसी भी जगह पे मौजूद होना इस बात की गारंटी करता है कि वो जगह पीसफुल रहेगी, बिकॉज इंडियंस डू नॉट हैव अ हैबिट ऑफ मिडलिंग इनटू वंस इंटरनल अफेयर्स, राइट। ठीक है ना? तो और ये भी है कि वो एक जिसे कह लीजिए फैक्शनलिज्म नहीं मिलेगा, जो कि अदरवाइज एक रिलीजियस फर्वर का कारण बन सकता है। तो आई थिंक दे वांट इंडिया टू बी बैक सो दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ सके, और ये तो मेरे ख्याल से अच्छा इनिशिएटिव है। और ये प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या वो खोलना चाहते हैं, और मेरे हिसाब से तो खोलना चाहिए। जो वहां पे हमारे अफगानी भाई बहन हैं, उनको वो तो बेचारे इस पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं है, उनको तो कुछ पता ही नहीं क्या हो रहा है, मगर वो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस का तो देखिए हिस्सा बन चुके बिल्कुल हैं। है। खाने में एग्ज़ैक्ट नहीं पहुंच रहा है उनके पास सामान, और वो भी सब मानवता का ही पार्ट है। फकर भाई, हम अगर जरूरत से ज्यादा खा रहे हैं और हमारा इसी पृथ्वी पे हिस्से पे कोई भाई बहन है जो एक मील की रोटी भी नहीं खा पा रहा है, एक जून की रोटी भी नहीं खा पा रहा है, तो ये हमारे बिल्कुल। लिए एक शर्मिंदगी का बायस है। तो मुझे लगता है कि इंडिया वुड डेफिनेटली ट्राई टू ओपन इट्स एम्बेसी टू एटलीस्ट कंटिन्यू राइट। ह्यूमैनिटेरियन। जो इंडिया ने बिल्कुल। पहले भी किया, गेहूं भेजे, चावल भेजे, दवाइयां भेजी है। अगर एम्बेसी हो जाएगा तो वो ज्यादा अच्छे से अपने अफगान भाई बहनों की हेल्प कर चीज़ों सकते को हैंडल किया जा सकेगा, और इसी बात पे ख़त्म करेंगे, और बात ये करेंगे कि एक तरफ इंडिया के लोगों की उनसे मुलाकातें हो रही हैं, अफ़गान जो फ़ॉरेन अफ़ेयर्स के लोग हैं, और दूसरी तरफ हमारे उनके साथ बॉर्डर 11 दिनों से बंद है।
और बेचारे बीमार जो वहाँ पे बैठे हुए हैं, जो इलाज के लिए यहाँ पे आते हैं या जो यहाँ से जाने वाले लोग हैं, उनको आज भी बॉर्डर से वापस किया गया। और हमारे क्लैशेस चल रहे हैं, कभी इधर से फायरिंग हो जाती है, कभी उधर से फायरिंग हो जाती है, कोई पोस्ट बननी है। तो अभी तक हम इस 77 सालों में क्या हम ये डिसाइड नहीं कर सके कि भई कहाँ पे आपका एरिया और कहाँ पे हमारा एरिया है। इतना मुश्किल काम तो मेरे ख़्याल नहीं है इस मॉडर्न एरा में आजकल है। तो अ, हमने शायद इसको बिल्कुल इम्पॉसिबल बना दिया, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग, करोड़ों के हिसाब से लोग सफ़र कर रहे हैं। क्योंकि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा 2 जो मैं कहता हूँ ना बदकिस्मत प्रोविंसेस है शायद पाकिस्तान के, जिनके बॉर्डर्स अफ़गानिस्तान के साथ लगते हैं और वो उनका चलो थोड़ा बहुत कारोबार चलता है, लेकिन उसको भी इस तरीके से फिर देखा जाए तो हमारे वाले प्राइम मिनिस्टर साहब जो बैठे हुए हैं, इस्लामाबाद में बैठते हैं, शहबाज शरीफ साहब मेरा ख़्याल नाम है उनका। तो उनको भी थोड़ा-सा देखना चाहिए कि यार हमने क्या करना है? हमने यही ड्रामे चलाने हैं या कुछ मतलब कंक्रीट भी करना है कि यार हम बस नेबर्स हैं हमारे, उनके साथ हमें चलना है, कहीं पे वो गलत होंगे, कहीं पे हम गलत होंगे, लेकिन दरमियान वाला रास्ता निकाल के और हमने आगे बढ़ना है। करेक्ट। खैर एनीवे थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया कि आपने शो जॉइन किया। एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफजई। किसी और डिबेट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।